सो आज की जो हमारी कहानी है वो मई जून 2025 एंड अरे यार वेरिएंट 42 सही है एंड 20 मई जून 2023 सॉरी नॉट 25 वेरिएंट 20 वेरिएंट 42। अच्छा इससे पहले जो है वो हम बाय द वे 23 के सारे वेरिएंट और 25 के मैंने दो वेरिएंट अपलोड कर दी। 24 के मैंने दो वेरिएंट अपलोड कर दी। सही है 23 का कोई अपलोड नहीं हुआ होगा, 22 का अपलोड नहीं हुआ होगा, 21 से बैकवर्ड अपलोडेड है। सही है तो ये हिसाब किताब है। तो चलो आ जाए। ओके आई एम डूइंग द पेपर 00001 एंड 0001। ओके भाई चलो रीड कर लो भाई, कौन रीड करेगा? आजान रीड कर लेगा। मिस आजान। Figure 1.1 shows a helicopter which is stationary at a height of 15,000 meter above the ground. ओके State two conditions necessary for the helicopter to remain in equilibrium. The resultant force must be zero, ओके where एंड the moment the resultant moment should be zero as well. ओके वेरी गुड, आगे चलें। The mass of the helicopter is 3,200 kg. Calculate the change in gravitational potential energy of the helicopter as it rises from ground to 15,000 meter. सर वो GPE वाला फॉर्मूला यूज करेंगे सही है। MGH। सो जी पी ई इज इक्वल्स तो टू हम्म आंसर आ रहा है सर 4704000, तो मतलब 4.7 एक्सपोनेंट 7 सही है। जूल। 4.7 एक्सपोनेंट 7 जूल्स। ओके वेरी गुड, आगे चलें। Figure 1.2 shows a vertical speed time graph for a parachutist who jumps from a stationary hot air balloon. The parachutist jumps from the balloon at time 0 and reaches the ground at time B. The point A indicates when the parachute opens. On figure 1.2, label a point on the graph where the acceleration is. ओके Acceleration is 0 with 1, negative with 2, decreasing with 3. अच्छा बाय द वे स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट आपको बताता है एक्सेलरेशन या एरिया? Gradient acceleration बताता सही है। सो ग्रेडियंट इज एक्सेलरेशन और एरिया जो है वो आपको डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्टेंस बता देगा। सही है। चलो सही है, ये बात तो हमें पता चल गई। एरिया में डिस्टेंस बता है। देगा। नेगेटिव तो ये ए के आसपास होएगा एक्सीलरेशन, क्योंकि वो तब पैराशूट कर रहा है। ओके तो नेगेटिव बेसिकली ये इस पोर्शन में। सही है नेगेटिव होगा। एक सेकेंड। एक्सेलरेशन इज जीरो, सो जीरो तो यहाँ पे होगा। सही इस जगह पे सही, क्योंकि वेलोसिटी जो है तकरीबन आप देख रहे हैं कांस्टेंट हो गई है। सही। सो ये हो गया। अच्छा और उसके बाद जो है नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगी? जब यहाँ पे ग्रेडियंट ये आ जाएगा। सही है। और एक्सेलरेशन डिक्रीजिंग यहाँ पे होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि ग्रेडियंट डिक्रीजिंग है। राइट क्लियर। यस। चलें आगे चलें। एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस the changes in motion which occurs when the parachutist leaves the hot air balloon until point A. अनटिल पॉइंट है। अच्छा ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत दफा आता है। तो आप क्या कहोगे इसके अंदर? Sir, from point zero, when the parachutist jumps from the air हम्म balloon, the weight of the parachutist is more. हम्म So air resistance is less, तो मतलब हम्म less drag होगा, which हम्म means the acceleration would increase. And then मतलब जैसे gradually वो गिर रहा होता है, weight and air resistance equal हो जाते हैं, हम्म। which means the लेकिन initial डायरेक्शन क्या होती है? acceleration इक्वल इन द सेम डायरेक्शन और इन द ऑपोजिट डायरेक्शन? opposite direction. ओके गुड।
फिर मतलब स्पीड डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, एंड देन एज सुन एज वो ए पे रीच करता है तो वेट कम हो जाता है, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है सिंस द पैराशूट इज ओपन, तो स्पीड और कम हो जाती है, तो मतलब ओके, लेकिन स्पीड वेट इन कम कैसे हो रहा है? वेट कम नहीं हो रहा सर, वो एयर रेजिस्टेंस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वेरी गुड। अच्छा जी, इक्वल हो रहा सही है। सो चलो लिखने की कोशिश करते हैं। देखो थोड़ा सा सही बताया, थोड़ा सा गलत भी बताया, लेकिन चलो लिखने की कोशिश करते हैं। सो हम ये कहते हैं कि भाई एज एज ही जम्प्स फ्रॉम द पैराशूट, फ्रॉम द balloon, um, initially he accelerates downward with 9.8 meters per second squared. Okay, and his weight is constant and acting downwards. सही हो गया। फिर उसके बाद as his velocity increases, the air resistance increases on him. देखो याद रखो कि एयर रेजिस्टेंस को हमेशा वेलोसिटी से तुम्हें रिलेट करना होगा। ओके, सो एयर रेजिस्टेंस को तुमने वेलोसिटी से रिलेट करना होगा। सो एयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेस ऑन हिम, which decrease the resultant force. Okay, which decreases the resultant force because the weight is acting downward and air resistance is acting upward, and the air resistance is start increasing, okay, in the opposite direction. So जब दोनों को subtract करोगे तो resultant force कम आएगी. So the resultant force, hence the acceleration decreases, which means the velocity is increasing at a decreasing rate. Okay, velocity decrease नहीं होगी, velocity increase ही होगी. Okay, तुम यहाँ पे देख रहे हो कि वेलोसिटी कहीं पे भी ग्राफ में नीचे नहीं जा रही है, नीचे नहीं जा रही, कहीं पे ऊपर ही जा रही है. सो वेलोसिटी इंक्रीज होगी लेकिन रेट डिक्रीजिंग हो जाएगा. रेट डिक्रीजिंग का क्या मतलब है कि जैसे पहले 1 सेकंड के अंदर अगर 5 मीटर पर सेकंड का इजाफा हुआ, तो अब नेक्स्ट सेकंड के अंदर लेट से 4.8 का हो गया, सही है, फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर 4.5 का हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर जो है ना 4.2 का हो गया, फिर नेक्स्ट सेकंड के अंदर 4 का हो गया, राइट. सो यू कैन सी कि हर नेक्स्ट सेकंड के अंदर वेलोसिटी का जो चेंज है दैट इज डिक्रीजिंग, राइट. So rate of change of velocity, which is the acceleration, is decreasing, right? And okay, फिर उसके बाद आप कह दें कि भाई until at a हमारे पास क्या होगा? until at a the air resistance equals with weight in the opposite direction. Okay, making
the resultant force 0. Okay. Hence, the acceleration uh, will also be 0, and you fall with constant maximum velocity और terminal velocity, right? मैंने जान के बहुत लंबा लिखा है, सही है, ताकि तुम्हें समझ में आ सके, सही है क्या? वरना जरूरी नहीं है तुम इतना लंबा लिखो, सही है, 4 पॉइंट से ज्यादा ही हो गए इसके अंदर, तो यस। चलो आगे चलो भाई, तुम रीड कर लो प्लीज। A student catches a cricket ball. The speed of the ball immediately before it is caught is 18 miles per second. The mass of the cricket ball is 160 grams. Calculate the kinetic energy stored in the cricket ball immediately before it is caught. हम्म, क्या करेंगे आप, क्या फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का? हम्म, हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। हम्म, एंड जी सर। फिर उसके बाद 160 ग्राम है तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, डिवाइड बाई 1000 करके, तो 0.160। एंड वेलोसिटी आपके पास आ रही है 18 का स्क्वायर। सही है, जरा निकाल दो कितना बनता है। Sir, 25.92 joules. सही है, 25.92, so that would be rounded off to 26 joules। चले आगे चले। It takes 0.12 seconds to catch the ball and bring it to rest. Calculate the average force exerted on the ball. हम्म, Uh, एवरेज फोर्स का फार्मूला आपके पास होता है F is to PT. चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम, पी ओवर टी, सही है। अच्छा, अब आपको पता है कि आपके पास मास गिवन है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी आपकी रेस्ट है, यानी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, सही है। अच्छा, और आपके पास टाइम भी आपको गिवन है, सही है। सो हमने जो है मास रख दिया 0.16, ये इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे, सो एम एंड देन डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी, राइट, ये बन जाएगा आपका फॉर्मूला। सो ये मास आ गया हमारे पास, चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास 18, 0 - 18 आ रही है, 0 - 18 आ रही है, राइट। और जो टाइम आ रहा है दैट इज 0.12, राइट। हाउ मच? कितना आ रहा है भाई? 24 बच्चे Sir, बोल रहे 24. हैं। ओके, वेरी गुड, चले आगे चले। As as the student catches the ball, she moves her hands backwards. Explain the effect of this action on the student's hand. हम्म, तुमने देखा होगा, अगर तुम क्रिकेट देखते हो तो क्रिकेट वाले जो है ना वो बॉल को पीछे तक लेके जाते हैं, राइट। हम्म, जी sir. कोई रीजन, रीजन इसमें छुपा हुआ है। Sir, to like हम्म, बोलो बोलो। slow down the ball. ओके, बेसिकली आप अगर देखो, आप अगर आप फोर्स और चेंज इन टाइम का रिलेशनशिप देखो तो दे आर इनवर्सली रिलेटेड, राइट। सो इम्पैक्ट टाइम जितना, ये दिस इज द इम्पैक्ट टाइम बाय द वे, सही, इम्पैक्ट टाइम जितना ज्यादा बड़ा होगा फोर्स उतनी कम लगेगी, राइट। सो आप जितना ज्यादा देर तक अपने हाथ में बॉल को लेके मूव करोगे ताकि वो स्लो डाउन हो जाए, उसका मतलब है यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट टाइम। ओके, सो इंक्रीजिंग द इम्पैक्ट टाइम विल डिक्रीज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉल ऑन टू द हैंड, राइट। सही हो गया। तो हम कह देते हैं कि भाई दिस increases the impact time. So
the force exerted by the ball on the hand decreases. Okay, मेनली ये उसके साथ हो सकता है, हार्ड बॉल के साथ आ जाता है। चलो भाई आगे रीड करो, भाई कौन है मोइज, आगे चलो। Vegas 3.1 shows a person moving across an ice-covered pond to reach a ball on the ice. Explain why this way of moving across the ice is safer than walking. Use your understanding of pressure in your answer. हम्म सर क्योंकि वो जब लाइक चल रहा होता है तो उसमें एरिया कम होता है, हम्म तो प्रेशर ज्यादा हो जाते सही है। हाँ, प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उसके ज्यादा चांस होते हैं गिरने के। बट लाइक अगर वो ऐसे मूव कर रहा होता है, इससे एरिया उसका ज्यादा हो जाता है बॉडी का, जिसमें प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो मतलब उसके गिरने के चांस कम होते है। नहीं ना, अगर प्रेशर से आप रिलेट करो तो आप ये कह सकते हो ना कि भाई क्योंकि वो आइसी सरफेस पे चल रहा है, हैं, मतलब सही है, फोर्स। तो जी। आइस क्रैक होने का चांस कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, आप उसको ऐसे रिलेट कर सकते हो, समझ रहे हो आप? ओके जी। सही है। सो हम ये कह सकते हैं कि भाई वॉकिंग ऑन द आइस could crack the ice, crack the ice or break the ice as the surface area in contact with the ice is smaller. Okay, and pressure is, yeah, pressure is inversely proportional to area. Okay, okay, so हम ये कह सकते हैं कि भाई so greater pressure exerted on the ice, अच्छा जी, and this way of movement increases the area, increases the area and decreases the pressure, decreases the pressure on the ice, सही। चलो आगे चलो। Figure 3.2 shows a side view of the pond with a layer of ice floating freely on the water. The surface area of the pond is 5 centimeters. The mass of the ice is 690 kg. The density of water is 1000. Point X is 0.45 below the ice. Calculate the pressure at point X near to the ice and the water. 4 नंबर दे रहा। सो एट पॉइंट एक्स हमारे पास दो प्रेशर होंगे, कौन कौन से? जो हमारे पास जो नेट प्रेशर होगा, नेट प्रेशर that would be the pressure due to the water plus the pressure due to the ice, सही। सो प्रेशर ड्यू टू वाटर अलग निकाल लेते हैं, प्रेशर ड्यू टू आइस अलग निकाल लेते हैं, दोनों का ऐड कर लेंगे, सही, क्या कहते हो? सो प्रेशर ड्यू टू वाटर हमारे पास हो जाएगा
रो जी एच, राइट। रो हमारे पास हो गई डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट। जी 9.8, और एच जो है वो डेप्थ है। डेप्थ हमारे पास आ रही है 4.04.5। तो ये आ गया वाटर का। फिर प्रेशर ऑफ द आइस अगर हम निकालें, 44 कितना 40, 4410। 4410, ओके। अच्छा, प्रेशर ड्यू टू आइस अब निकालना है। कैसे निकालोगे? आइस का एरिया गिवन है, मास अपॉन या फोर्स अपॉन एरिया कर देंगे ना। तो इन्होंने मास ऑफ द आइस हमें दे रखा है, सही है। चलो मास से हम वेट निकल जाएगा। सो हम निकाल लेते हैं मास विच इज 690 इंटू 9.81। सो ये वेट आ गया डिवाइडेड बाय जो एरिया है दैट इज 5 मीटर स्क्वायर। निकाल दो भाई, इससे कितना आता 1352.4। है? ओके, सो आपने कहा 1352.4, दोनों का ऐड कर दो, 3981, नहीं 5, 5762.4। 5762.4, ओके। तो अगर हम इसको जो है यहाँ पे ले लें, इसको यहाँ पे नहीं है, अरे भाई ये हो गया, इधर आ गया, सही है। और चलो, अच्छा जी, सो अगर मुझे इसको 2SF के अंदर लिखना है, 5800। 5800, ओके, एंड पास्कल्स। चलो आगे चलते हैं, आगे आ जाओ भाई। कौन है भाई, कौन रीड करने वाला है? हाँ, शिवान रीड कर लो भाई। यस शिवान। The temperature of fixed mass of a gas at constant volume is decreased. Then explain in terms of particles how the pressure of the gas changes. हम्म As volume decreases, pressure increases, inversely proportional. है, क्या मतलब, दोबारा बोलो। As volume decreases, pressure increases. अबे, लेकिन वो उसी को उसने कहा कि टेम्परेचर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ द गैस एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिक्रीज, यानी टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। इसको अगर आप बीच में से हाइड कर दो, यानी इन्होंने जो है ना Okay, थोड़ा अजीब सा okay, लिखा हुआ है, प्रेशर ऑफ अ फिक्स मास ऑफ अ गैस, सही है, डिक्रीज, इसको ऐसे पढ़ लो, सही है। और फिर okay, उसने बीच में लिख okay. दिया एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। सो इसका मतलब वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, प्रेशर हैज टू चेंज, राइट। सो टेम्परेचर इंक्रीज Yes, करोगे सो प्रेशर क्या होगा? pressure will increase. ओके, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, सही है। सो हम ये लिख देते हैं, Yeah, सही है। अच्छा, और डिक्रीज होने की क्या वजह है? and lower rate of ओके, लोअर collision of रेट ऑफ particles. कोलिजन, चलो फाइन है, काइनेटिक एनर्जी कम होगी, पार्टिकल कम गेन करेंगे, लोअर रेट ऑफ कोलिजन हो जाएगा, Mm. सही है। Or smaller force. सही हो गया, सही है। सो हम ये क्या लिख देंगे भाई, ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, पार्टिकल गेन लेस काइनेटिक एनर्जी, ओके, एंड the collision will be less often, okay, and the rate of change of momentum, change of momentum, which is the force, is smaller, is smaller. So pressure decreases. चले, चलो आगे आ जाओ भाई, आगे रीड करें। Take the value of absolute zero in Celsius. -273. ओके, आगे आ जाए।
Explain what is meant by the term absolute zero. Pressure the particles in your answer, where the particles have the least kinetic energy. Okay, Temperature with the particles have least kinetic energy. सो सही है, हम ये कह देंगे वे temperature at which the average kinetic energy, average kinetic energies of particles को हम जीरो भी कह सकते हैं। सही है, आप जीस कह दो। Hmm. Temperature, kinetic energy of the particle um, is lowest। सही है, या आप कह द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द काइनेटिक, चलो इस तरह से करते हैं। यहाँ पे जो है ना, हम ले लेते हैं smallest possible temperature at which the kinetic energy, fine। चलो भाई आगे आ जाओ। The cylinder once contains 350 centimeter cube of gas at a pressure of 9 times 10 to the power 4 pascal. The gas is transferred to the cylinder 2 and the pressure increases to 1.6 times 10 to the power 5 pascals. The temperature remains constant. Calculate the volume of cylinder 2. हम्म, So वॉल्यूम का क्या P1 given रिलेशन is P2. है? वेरी गुड। P1 given is P2. P2, so 9 exponent 4 times 350 divided by 1.6 exponent 5 is equals to V2। चलो निकाल दो कितना आता है। 196.875 सो ओके, 200. 0.875, ओके, सो आप कह रहे हैं 200। That's centimeter. That's हाँ centimeter. हाँ हाँ, सेंटीमीटर क्यूब, राइट। Yes. चलो गुड हो गया, आगे चलिए। आगे आ जाओ भाई, कौन रीड करेगा? आजान रीड कर लो भाई। Figure 5.1 shows an electric heater used to heat a room. The dimensions of the room are 4.5 meter times 6.1 meter times 2.4 meter. The density of air is 1.2 kg meters cube. Show the mass of the air in the room is 79 kg. ओके, वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी दिया हुआ, क्या फॉर्मूला लगाए? So I don't know, mass is equal density times volume कर सकते ओके, सही है। और वॉल्यूम को आप क्या कहोगे? वॉल्यूम इज लेंथ इनटू ब्रेथ हैं। इनटू हाइट, राइट। सही हो गया। सो लेंथ हमने निकाल ली, वॉल्यूम हमने निकाल लिया 4.5 इंटू 6.1 इंटू 2.4, सही है। फिर उस वॉल्यूम को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 1.2 इंटू दिस होल थिंग से, तो कितना आ जाएगा? Sir, 79.056. सही है, सो ये तकरीबन आपके पास आ गया 79 kg। ओके आगे चलिए। The power of the heater is 1100 watts. The specific heat capacity of the air is 1000 joules. Calculate the time taken to increase the temperature of the air in the room from 16 Celsius to 20 Celsius. Sir, हम्म, E is equal MC delta T. ओके, So, बस ई इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। अच्छा जी, डेल्टा टी कहाँ से आएगा?
सर डेल्टा टी मेंशन है 4, राइट? जी सही है। और ई कहाँ से निकालोगे भाई, एनर्जी कहाँ से निकालोगे? सर, पावर का फॉर्मूला पी इज इक्वल वॉट ओवर टाइम। ओके, सो पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम, नॉट वॉट ओवर टाइम, जी एनर्जी ओवर टाइम। सही है। सो पावर हमारे पास आ रही, अच्छा। सो चलो, हम कह सकते हैं पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, राइट? और फिर यहाँ पे हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि पावर टाइम्स टाइम इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। सही है। और फिर पावर हमारे पास आ रही है, ये आ गई, टाइम हमें नहीं पता है। मास हमारे पास है 79, इंटू सी हमारे पास है 1000, और इंटू 4। सही है। अच्छा जी, डिवाइड कर दो। हाउ मच? सर 287। So टू एट 287। 287.27. ओके, बच्चे बता रहे हैं 287, 287.87, तो हम ले लेते हैं 290 कर लेते हैं। Sir, 0.87, 0.27. ओके 290 सेकेंड्स। सही है। चलो भाई आगे चलते हैं। ये सजा रीड कर लो। suggest one reason why the time calculated in second part is the minimum time needed to increase the temperature of the air in the room from 16 to 20 Celsius. हम्म सर, क्योंकि thermal energy can be lost in surroundings. सही है, तो उसकी वजह से भी टाइम आपको बढ़ जाएगा टू रीच टू द सेम टेम्परेचर, राइट? Yes. ओके, सो हम ये कह सकते हैं, वेरी गुड, कि सिंस सम ऑफ द thermal energy thermal energy can be lost, सही है, to the surrounding, so reaching to that temperature required more time। ओके, आगे जाए। Figure 5.2 shows a cross section of a double glazed window in the room. State main methods of thermal energy transfer from the room to outside, which are reduced by this type of window. हम्म So conduction ओके, कंडक्शन मतलब नहीं हो रही होगी यहाँ पे। सही है, क्योंकि यानी or आप कहोगे, convection. वेरी गुड, ये दो चीज़ें नहीं हो रही होंगी। सही है, यानी कम कम हो रही होंगी, यानी कंडक्शन और कन्वेक्शन के थ्रू ये कम कम जो है ना वो हीट ट्रांसफर हो रहा होगा। सही है। सही, कंडक्शन के लिए जो है ना ग्लासेस है और वॉल्स है, और कन्वेक्शन के लिए फ्लूइड यानी एयर मौजूद है आपके पास, राइट? सो मीडियम के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि क्या होगा। चलो भाई आगे आ जाओ। हाँ जी, उनसे Two रीड कर लो। types of और दूसरे बच्ची बारी। ये सुन जरा, कहाँ गए? Ji, sir. रीड कर Two लो। types of seismic waves are P waves and S waves. State the type of waves that P waves and the S waves could be modeled as. लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल के हिसाब से बतानी है। कौन सी क्या होती है, कुछ याद है? प्राइमरी वेव जो होती है वो इनकी लॉन्गिट्यूडनल होती है, Sir, लॉन्गिट्यूडनल। ji, sir, और
S waves, like I think transverse. I think. जी सही, आगे चलिए। The velocity of a P wave in the Earth's solid crust is 7.2 kilometer per second, and its frequency is 4.5 hertz. Calculate the wavelength of this P wave. क्या फॉर्मूला यूज करोगे? V is equal to F one by yeah. सही है। और अच्छा, अब स्पीड आपको दी हुई है किलोमीटर्स पर सेकंड के अंदर, राइट? कोई मसला नहीं है। अगर हम यही यूज़ कर लें तो हमारे पास 7.2 किलोमीटर पर सेकंड आ जाएगा, और 4.5 इंटू लैम्डा से डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे 7.2 को? अगर तो आप 7.2 को कन्वर्ट करोगे तो कर लो, नहीं करना चाहे तो ना करो, कोई मसला नहीं है। सर कन्वर्ट करके 1600 आ रहा है मेरा। सही है। $1600 सही है। यानी अगर हम इसको ले लें, सो 11,000 भी ले सर सकते हैं। 1600, 1060 नहीं। अच्छा सॉरी, ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। सही है, तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा, क्लियर। और वेवलेंथ होगी इन मीटर्स में। जी सर। सही हो गया। अच्छा जी, चले भाई, हो गया। आगे आ जाओ भाई, कौन रीड करेगा? मुझे रीड कर लो भाई। Figure 7.1 shows a container of oil. A ray of light shines on the surface of the oil. The refractive index of the oil is 1.47. On figure 7.1, draw the normal at the point where the ray enters the oil. हम्म क्या कहेंगे भाई? Normal draw करना है। नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ओके, एंड हमने तो normal draw करने को बोला। सही है, आगे आ जाओ। The angle x is 56. Calculate the value of the angle of refraction. तो एंगल ये ऑफ होता इंसिडेंस कितना होगा? है 56। अबे यार मतलब चमार पड़ेगा ओए। 90। हम्म फिर हम्म जी 56 क्यों ले रहे हो एंगल ऑफ इंसिडेंस? 34 34 34 सॉरी सॉरी हाँ, वेरी गुड। सही, 34। वो तो तो इंसिडेंट ये वाला होगा एंगल। हम्म n equals sin i over sin r हो, अच्छा, साइन आई और साइन आर क्यों? साइन आर और साइन आई क्यों नहीं कर रहे? हाँ क्योंकि जी। वो सर वो 34 एंगल ऑफ इंसिडेंस में इसलिए। नहीं और नहीं, हमने सर क्योंकि वो लेस डेंसर से आ वेरी रहा है गुड। इसमें। लेस डेंस से डेंसर की तरफ जा रहे हो, तो इस वजह से साइन आई और साइन आर कर रहे हो। अगर इसका उल्टा होगा तो फिर जी साइन आर और साइन आई करोगे, क्लियर। तो जी हम जी ये सर। कह रहे हैं कि भाई एन इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है उसने। दे रखी है। सो साइन 34 डिवाइडेड बाय 1.47 इज इक्वल टू साइन आर। सही है। एंड साइन इनवर्स ऑफ जो भी आपके पास आ रहा है इज इक्वल टू आर, हाउ मच? तो टोटल आंसर तो 22.3 आ रहा है। सही है। मतलब एक- हाँ, बेंच टूवर्ड द नॉर्मल ये होगा तो सर तो। 0.0 22.3। सही है। 0 जीरो पॉइंट कितना? 0.38। ओके, 22.3। सो 22 ले लेते हैं। ये चल आगे चलें। the approximate speed of light in air 3.0 into 10 power 8। और 342 कब होती है? जी थ्री फोर्टी क्योंकि टू सर की ये स्पीड। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है इसलिए और अगर स्पीड ऑफ लाइट इन वो लाइक कोई वो होती, 342 कब होगी? ये 340 कब होगी? स्पीड ऑफ लाइट सर थ्री वो फोर्टी कब होगी? डिफरेंट सर वो डिफरेंट होता है। क्या चीज़? मतलब एयर में नहीं होता वो जब स्पीड ऑफ
लाइट हो जब किसी और चीज में तो ना है। हो। अबे ऐसा चमाट पड़ेगा। 340 साउंड की स्पीड होती है बे। बी केयरफुल। सॉरी सॉरी। हम्म। Calculate the speed of light in the oil. Give your answer to three significant figures. हम्म। क्या फॉर्मूला लगाओगे? फिर n equals ठीक है वो स्पीड ऑफ लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन मतलब एयर वन डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। सही। 3.0 3.0 into 10 power 8 over हम्म। 1.47. The 2.4 2.04 into 10 power 8. ओके। 2.04 सही हो गया। जी। चलो। जी सर। हो गया भाई, आगे आ जाओ। शाबान रीड कर लो भाई। मैग्नेटिक फील्ड। So it's a region of space where magnetic poles experiences a force. Okay. मैग्नेटिक पोल्स कह दो या मूविंग करंट, मूविंग चार्ज पार्टिकल कह दो, तो वो सब कह सकते हो। सही है। चलो आगे आ जाओ। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। हाँ जी। सो डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन क्या होगी भाई? नॉर्थ पोल के Towards हिसाब the से अगर North देखो। Pole. हम्म। टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल नॉर्थ। क्यों? North, देखो ना, नॉर्थ पोल अगर आपके पास होता है तो नॉर्थ पोल तो फील्ड लाइन को इमिट कर रहा होता है, राइट? मतलब अगर ये नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल तो फील्ड लाइन को इमिट कर रहा होगा, राइट? तो फील्ड लाइन को इमिट कर, और जहाँ पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की भी डायरेक्शन होती है। सही है। सो ये अगर अगर ये नॉर्थ पोल है, लेट्स से, सही है। तो अब नॉर्थ पोल की जो डायरेक्शन आपको दिख रही है, यही डायरेक्शन फोर्स की भी होगी। सो द फोर्स विल हैव द सेम डायरेक्शन एज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फ्रॉम द नॉर्थ पोल। ओके। सही है। एंड बी इन द सेम डायरेक्शन एज, या, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मसला ये है कि मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने मेंशन नहीं की हुई है। सही है। उन्होंने, उनको नहीं, हमें नहीं पता या हमें दिख नहीं रही मैग्नेटिक फील्ड है किस, कहाँ से कहाँ पे डायरेक्शन में, राइट? सो हम ये इसके बजाय ये भी कह सकते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्थ पोल। सही। चलो खैर आगे चलो। इसमें ड्रॉ फोर लाइंस थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स डायरेक्शन। सही है। सो आपको पता है कि इनसाइड द स्फीयर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, और आउटसाइड द स्फीयर जो है वो आपके पास होती है। सही है। एक लाइन ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई। सही है। तो ये आपके पास जो है, और चूंकि नेगेटिव चार्ज है, सो डायरेक्शन विल बी इनवर्ड। सही हो गया। सही है। चलिए।
आगे चलते हैं भैया। हाँ जी, शबान कहाँ हो? शबान गुम हो गए हो? शबान है ही नहीं। अच्छा, तो मैं पढ़ लेता हूँ शबान की जगह। सो द सर्किट डायग्राम शोन, सो ये 3 सेल दिए हुए हैं और आपको 2 रेजिस्टर दिए हुए हैं, डायोड दिए हुए हैं, एक तीसरा रेजिस्टर दिया हुआ है। ओके, द 3 सेल आर आइडेंटिकल एंड हैव जीरो रेजिस्टेंस। Okay, the resistor R1 and R2 R3 are identical. The reading on the voltmeter is 6. अच्छा, तो 3 सेल है तो एक की कितनी होगी? 2 हो जाएगी, राइट? क्योंकि डिवाइड कर दोगे। When the diode is conducting, it has the zero resistance and the zero potential difference across it. Okay, determine the EMF of the cell of one cell, so that is going to be 2.0 volts. Determine the ratio of the potential difference across R2 to the R3. हम्म अच्छा, मान लो कि कंडक्टिंग है, सही है। अब ये 6 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट, सही है। अब अगर आप इसको अज्यूम करो तो आप इसको ऐसे अज्यूम कर, अच्छा, ये पैरेलल के अंदर है। पैरेलल का मतलब ये है कि अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं सर्किट को, सही है, मतलब ये R2 और R3 को मैं पैरेलल सॉल्व कर दूं और मेरे पास आ जाएगा 1/R प्लस 1/R, 2/R, R/2, सही है, R/2, ये आ गया, सही है। और R3 ये लगा हुआ है, सही, R3 मेरे पास है ये, जो कि इन्होंने मेरे को बता रखा है कि दैट इज R, राइट। ये मेरे पास है R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन, सही, एंड दैट इज माई R3, राइट। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि मुझे क्या बता दो कि डिटरमिन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2 और R3, सही है। अब यहाँ पे मेरे पास चूंकि रेजिस्टेंस हाफ है, सो हाफ वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पे डबल होना चाहिए। सो यहाँ पे 4 वोल्ट आना चाहिए, यहाँ पे 2 आना चाहिए, यानी 1/2 का रेशियो बनना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ जी, ये एक नंबर का पार्ट है लेकिन इतना आसान नहीं है, इसके पीछे अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, सही है। 2/4 का वोल्टेज होना चाहिए, सही है। 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहा होगा, 2 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होंगे, 4 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे होंगे, राइट। चलो आगे चलते हैं। समझ में आया भाई? ये बात समझ में आई? 2/4 की बात समझ में आई? जी सर। ओके, अच्छा जी। ऑल द सेल आर रिवर्स्ड स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इन द करंट। अच्छा, अब जब तुम सेल रिवर्स कर दोगे, सो जो करंट यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा वो ब्लॉक हो जाएगा, राइट, क्योंकि डायोड तुमने लगा रखा है। अगर डायोड नहीं होता तो फिर मसला नहीं होता। लेकिन जब सेल तुम रिवर्स करोगे तो करंट फिर यूं फ्लो करने लगेगा। पहले करंट उल्टा जा रहा था, अब करंट यूं फ्लो करेगा। सो यहाँ से ब्लॉक हो जाएगा, सही। सो अब R1 बेसिकली उसका कोई यूज नहीं होगा, वो खत्म हो गया, सही। अब रेजिस्टेंस, अब जो सर्किट है ना वो सिर्फ R2, ये R2 आ गया और ये R3 आ गया, सही है। और पीछे बैटरी लगी हुई है, सही है। सो जब ये वाला पाथ खत्म हो गया, सो करंट को जो रेजिस्टेंस होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये पैरेलल पाथ था, राइट। और पैरेलल पाथ के अंदर क्या होता है कि जब पैरेलली दो रेजिस्टर कनेक्ट होते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, जैसे कि तुम यहाँ पे देख रहे हो। लेकिन जब यही चीज, जब एग्जैक्ट सेम चीज सिर्फ R1 के साथ होगी, यानी अगर तुम यही चीज एग्जैक्टली बना रहे हो और यहाँ पे R2 और R1 का पैरेलल कॉम्बिनेशन की बजाय सिर्फ R1 R2 है, सही है, तो अब इसकी रेजिस्टेंस दोबारा से इंक्रीज होकर R हो गई, राइट। सो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गई है, सही है, ड्यू टू द डायोड बीइंग नॉट या नॉन कंडक्टिंग, सही है। तो जब रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से जो है आपके पास करंट डिक्रीज हो जाएगा, सही है। सो हम कह जी सकते हैं सर। भाई एज द करंट reversed, the diode stop conducting, कंडक्ट, मैं लंबा लिख रहा हूँ ऑल्दो ये बहुत आसान सा पार्ट है, सिर्फ समझाने के लिए लंबा लिख रहा हूँ, सही। सो स्टॉप कंडक्टिंग, ओके, एंड नो करंट फ्लो थ्रू R1, सही है। अब उससे क्या होगा कि अब आपके पास, यानी आप ऐसा समझ लो कि R1 अब सर्किट के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सही है, क्योंकि डायोड ने उसको खत्म कर दिया, सर्किट से बाहर निकाल दिया, ऐसा समझ लो आप, सही है। अच्छा, जब ये हो गया तो अब आपके पास क्या होगा कि सो, अच्छा जी, R2 and R3 would give
The greater overall resistance. Resistance. So current decreases. Okay. अब सिर्फ ये आंसर होना चाहिए था। सिर्फ ये तुम जब पेपर में लिख रहे होगे तो सिर्फ ये लिख रहे होगे। ओके, बस इतना काफी है। सो करंट डिक्रीजेस। सही हो गया। ये तुम पेपर में लिखोगे, मैं ऊपर वाली चीज समझाने के लिए लिखी है। न्यू वैल्यू ऑफ द रेशियो। अब न्यू वैल्यू ऑफ द रेशियो, अब दोनों की इक्वल इक्वल रेजिस्टेंस हो गई है। सो 1:1 आ जाएगा, या तुम इसको कह लो, और तुम इसको ऐसे भी कह सकते हो 3:3 आ जाएगा। सही है, अगर तुम्हें 6 का वोल्टेज बनाना है तो सही, दोनों चल जाएगा, समझ लो। ऑल्दो ये क्वेश्चन बहुत आसान सा है देखने में, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, चलो आज अभी कौन रीड कर रहा है? रीड कर लो भाईजान। Table 9.1 shows some properties and the value for alpha particle, beta particle, and gamma radiation. Complete table 9.1. हम्म। अल्फा के Number of अंदर neutrons 4 होंगे. ओए, दो होते हैं Oh, न्यूक्लियॉन्स। sorry. Oh, sorry. हम्म, सही है। और फिर बीटा के अंदर -1. क्यों भाई? प्रोटॉन थोड़ी होते बीटा के अंदर, वो तो चार्ज -1 होता है। हाँ, वो मतलब 1e हो जाएगा. ये तो ऐसे कह रहे हो, या फिर इन्होंने जैसे चार्ज इन्होंने दिया हुआ है आपको, सो 1.6 एक्सपोनेंट -19 आप लिखोगे। सही है ये। सही, क्योंकि ये इसका 2e चार्ज होता है, राइट, और 2e को इन्होंने इस तरह से लिखा है, यानी 1.6 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया हुआ है, समझ रहे हो। और इसका ये जीरो होगा, इसका चार्ज भी जीरो है। और स्टॉप बाय। Sir, mainly nothing. क्यों भाई? Oh, हाँ. Oh, sorry. Thick lead क्योंकि वो radiation है, so radiation is stopped by lead. हाँ, क्योंकि वो it can वो pass बहुत through सारी रेडिएशन को, anything. हाँ, लेकिन वो इसको स्टॉप कर देता है। अच्छा जनाब, सो चलो State आगे how चलो। beta decay changes the nucleus of an atom. हम्म। तो सर वो जो बस आपने ये बताना है कि इसके अंदर जो रूट मास कैसे। नंबर है, हम्म। जो मास नंबर वो चेंज होता है, और डायरेक्ट जो एटॉमिक नंबर वो नहीं होता. तो हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज न्यूट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर बाय 1। सही है, क्योंकि इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ द एटम, कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आ रहा है। सो न्यूक्लियस के अंदर जो चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि न्यूट्रॉन नंबर एक कम हो जाएगा। सही। ऑल्दो जो चीज़ आपने बताई वो नोटेशन है, सही है, कि ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, नीचे 1 का एडिशन हो जाएगा। सही, वो आपने नहीं लिखना है यहाँ पे। चलो आगे आ जाओ। A radiation detector used in laboratory detects a background count rate of 30 counts minute per minute. A radioactive source is placed in front of the radiation detector. The initial reading on the detector is 550 counts per minute. The half-life of the source is 25 minutes. Calculate the expected readings on the detector after 75 minutes. हम्म। आफ्टर, ओके, 75 मिनट्स इज हाउ मेनी हाफ लाइव्स? Sir, 3 half-life. 3 हाफ लाइफ, ओके। अच्छा, पहले तो आपने एक्चुअल काउंट रेट निकालो। एक्चुअल एक्चुअल काउंट रेट, दैट वुड बी 550 -30, राइट, क्योंकि वो तो बैकग्राउंड के साथ आ रहा है। सही है। सो ये हमारे पास हो जाएगा 520, राइट। अब चाहो तो फॉर्मूला लगा लो, चाहो तो मैनुअली सॉल्व कर लो। सही, अगर तो फॉर्मूला लगाओगे तो तुम ये करोगे, ए इज इक्वल टू A0 1/2 इंटू एन। सही, और आपको पता है कि एन इज बेसिकली गिवन टाइम डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। सही है। और एन के अंदर आपने रख दिया 75 डिवाइडेड बाय 25। सही है, सो एन आ गया 3। यहाँ पे A0 आपके पास इनिशियल वो है, विच इज़ 520, राइट, एंड 1/2 इंटू 3, और ये आ गया ए। कितना आता है भाई?
एक तो तरीका ये था, दूसरा 65. तरीका, ओके, और दूसरा तरीका ये है कि भाई आप 520 को डिवाइड बाई 2 करो। सही है, फिर जो भी आएगा उसको डिवाइड बाई 2 करो, फिर डिवाइड बाई 3 दफ़ा डिवाइड बाई 2 कर दिया। सही है, तो आप कह रहे हैं कि 65, पक्की बात है? अच्छा जनाब, Yes, sir, 65 आ रहा सही है। सो ए हमारे पास फाइनल वैल्यू आ रही है 65, राइट। अच्छा, अब उसने कहा कि एक्सपेक्टेड रीडिंग ऑन द डिटेक्टर। तो डिटेक्टर जो है वो बैकग्राउंड काउंट को डिटेक्ट साथ कर रहा होता है। सो ये एक्चुअल रीडिंग आ रही है। सही, अब जो रीडिंग आपको डिटेक्टर पे मिलेगी वो आपको मिल जाएगी। है। सर 90 95 होगा क्योंकि हम बैकग्राउंड रेडिएशन ऐड करें। जी भाई, हाँ। बिल्कुल सही हो गया। चलिए, वेरी गुड हो गया। सही है, आगे चलिए। State two safety precautions taken when moving or using storing radioactive sources in the laboratory. हम्म। So use thick lead containers and use uh, मतलब metal equipments to carry or long हाँ, equipments to carry the ओके। radioactive. हाँ, एक तो हमने कहा कीप लिमिट द टाइम ऑफ एक्सपोजर। सही है, हम इसको कह देते हैं कि भाई यूज। अच्छा, इन्होंने कहा कि व्हेन मूविंग, यूजिंग और स्टोरिंग। ओके, सो आप कह रहे हो कि भाई यूज द लॉन्ग टोंग्स टू हैंडल सही, या फिर उसके अलावा जो है, ये नहीं आता, सिर्फ ऐसा आता है। अच्छा, और उसके अलावा क्या है कि सही, चलो दो काफी है। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन। आज अभी रीड कर लो, मुझे रीड कर लो। Just state the equation that defines the average orbital speed v of a planet. State the meaning of any symbol you use. हम्म, हम इसके अंदर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यूज करते हैं, और डिस्टेंस की जगह हम सर्कमफेरेंस ऑफ द ऑर्बिटल पाथ ले लेते हैं, विच इज 2 πr/t। सही है। अब हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम ये मानते हैं कि ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर है, लेकिन जब हम लिख रहे होते हैं तो हम जनरली लिख रहे होते हैं कि एलिप्टिकल है। ओके, और आर हमारे पास जो है रेडियस ऑफ द ऑर्बिट है, और टी जो है ऑर्बिटल पीरियड है। चलिए आगे चलें। Suggest why countries that are at significant distance from the equator experience significant temperature variation throughout the year. हम्म, अच्छा जी, तो बेसिकली जो टेम्परेचर की वेरिएशन होगी वो इस वजह से होगी क्योंकि जो सन के जो स्ट्राइकिंग एंगल होगा वो चेंज होता रहेगा, राइट। और जब वो एंगल चेंज होता रहेगा तो जाहिर ही बात है, कभी ज़्यादा रेडिएशन वो रिसीव करेंगे, कभी कम रेडिएशन रिसीव करेंगे। तो उसकी वजह से जब रात ज़्यादा होगी तो फिर हॉट हो जाएगा, जब कम हो जाएगी तो कूल हो जाएगा, राइट। सो दोज कंट्रीज receives the क्या चीज़ है, receives the light from sun at different angles, okay, throughout the year। सही है, अब उससे क्या होगा भाई?
एक ही नंबर क्या बस सही है। चलो आगे आ जाओ भाई, आगे रीड कर लो। Fill fill in the gaps in the paragraph about a star. How a star much more massive than the sun. The stage that follows the stable state in the life cycle. A star is the हम्म। क्या था अच्छा, वो? हमें ये पता है कि भाई जो मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है वो मेन सीक्वेंस स्टार की मेन सीक्वेंस स्टेज होती है, राइट। और जो बहुत ज़्यादा मैसिव होता है तो उसकी भी मेन सीक्वेंस स्टार, वो भी मेन सीक्वेंस होता है। और फिर उसके बाद अगर जो जो सन जैसा मास होता है, सन जैसा जो स्टार होता है वो रेड जाइंट बन जाता है। और ये बड़ा जो मैसिव स्टार होता है देन सन, ये रेड सुपर जाइंट बन जाता है, सही है। सो रेड सुपर जाइंट, सही है। और फिर उसके बाद जो है इट देन एक्सप्लोर एंड एज अ सुपरनोवा टू फॉर्म। अब सुपरनोवा जब हो जाता है तो उसके बाद वो नेबुला बन जाता है या न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, फिर ब्लैक होल बन जाता है, सही है। फॉर्म अ नेबुला, दिस लीव बिहाइंड a neutron star और ब्लैक होल। ओके आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन। मूविंग अवे की स्पीड उन्हें दे रखी है एंड दे आल्सो मेंशन द वैल्यू ऑफ द हबल कांस्टेंट एंड दे आर आस्किंग फॉर यू टू कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम द गैलेक्सी टू द अर्थ। ओके सो हमें पता है कि हबल्स लॉ ये कहता है कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू हबल्स कांस्टेंट टाइम्स द डिस्टेंस। ओके एंड वेलोसिटी आपके पास है 33000 और एक्सपोनेंट 3 विच इज़ लाइक किलोमीटर से मीटर कन्वर्जन, सही है। एंड उसके बाद जो है वो आपने डिवाइड कर लिया है इसको 2.2 एक्सपोनेंट -18 से। सो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा, सही है। हाउ मच? And then we know that 1 light year is basically 4.9.446 4, basically हम 9.5 ले लेते हैं, 9.5 एक्सपोनेंट 15 मीटर्स। ओके सो जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देना। कितना बन रहा है भाई? 1.5 into 10 power 25. ये आप डिस्टेंस बता रहे हो, राइट। 1.5 जी। एक्सपोनेंट 25, ओके डिवाइड कर दो 15 9.5 एक्सपोनेंट 15 से। हाउ मच? 1.57 into 10 power 9. So 1.6. 9, ओके 1.57 एक्सपोनेंट 9। चलो ये हमारा हो गया कंप्लीट, सही है। अच्छा अब जो है होमवर्क सुन लो और फिर चले आना। होमवर्क के अंदर जो है तुमने मई जून हम कर रहे हैं ना, सो मई जून का तुमने करना है 21 23 का। अच्छा 41 करोगे, सही है, और 43 करोगे, सही है। ये दो वेरिएंट तुमने करने हैं, सही है। और कल की क्या क्लास थी? कल की क्लास में भी तो हुई थी ना। एक काम करो और चलो सही है, बस अभी फिलहाल ये करो, सही है। चलें बस, चलिए जी, ओके बच्चों, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। Mashallah. अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।